नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो ग्रामीण भारत के जो परिवर्तन हो रहा है, ग्रामीण भारत में जो परिवेश बदल रहे हैं और विकास के तरफ अग्रसर हैं, आज हम उस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार TRIF के निदेशक हैं और कृषि एक्सपर्ट के साथ ही साथ ग्रामीण विकास के भी आप एक्सपर्ट हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से गांव में विकास का मॉडल सस्टेन करेगा, ऐसे तमाम विषय पर इनकी एक्सपर्टीज़ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण परिवर्तन की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नई आधारभूत संरचना की बात करते हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? बदलते हुए गांव के परिवेश को किस रूप में आप देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं और अपनी समझ के बारे में आपसे साझा कर सकूं। तो जैसा आपने कहा कि जो ग्रामीण झारखंड है, ग्रामीण भारत में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, तो पर्सनली मैंने दो तरीके के बदलाव देखे हैं और अनुभव कर रहा हूं। एक तो है कि ग्रामीण क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर के काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं, कृषि का तरीका बदल रहा है, फसलें बदल रही हैं और उसके साथ में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। लोग जिस तरीके से संगठित हैं, लोग जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं और जो लोकल युवा हैं, युवाओं में भी एक नई संवेदना, जो लोकल युवा हैं, पहले यहाँ से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता था, लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, वहाँ से भी लौट करके आ रहे हैं, तो उनका एक लगाव अपने ग्रामीण क्षेत्र के प्रति, अपने छोटे शहरों के प्रति बढ़ रहा है और वो मौके तलाश रहे हैं कि लोकल क्षेत्र में, अपने गांव में रहते हुए, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में रहते हुए किस तरह के मौके उनको मिल सकते हैं और उन मौक़ों का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। तो एक तो खेती में बदलाव आ रहे हैं, साथ में लोगों का जो एस्पिरेशन है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, जो पिछले 25-30 सालों में मैंने अनुभव किया है झारखंड में काम करते हुए। ये जर्नी जो है, पूरे डेवलपमेंट की जो जर्नी है, ग्रामीण जर्नी, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो जब 96-97 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, तो गाँव में अन्न की उपलब्धता, अनाज की उपलब्धता बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उपज उस समय कम थी और लोग सोचते थे कि कैसे करके सालों भर खाने लायक अनाज पैदा कर सकें। और झारखंड खासकर जो वर्षा आधारित खेती पे निर्भर है, साल में एक बार फसल होती है, वो भी धान की, और मानसून के भरोसे। तो एक बार धान उपजाने के बाद में कैसे हम सालों भर अपना अनाज पाएंगे, सालों भर 12 महीने खाने का अनाज अपने घर पे होगा, ये बड़ी चिंता का विषय होता था और लोग छोटे मोटे काम करके उसको पूर्ति करने का कोशिश करते थे। जन वितरण प्रणाली उतनी दुरुस्त नहीं थी उस समय में, तो लोगों को अनाज खरीदना पड़ता था, जिसके लिए बाहर पैसे खोजने के लिए गांव के बाहर काम तलाश के लिए बाहर जाते थे लोग, ईंट भट्ठे में जाते थे और दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते थे। वहाँ से 97, 98, 99 के समय में यहाँ काफ़ी एक एक्टिव DC हुआ करते थे रांची में, डॉक्टर JRK राव जी। उस समय में सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, मिलियन वेल स्कीम, 10 लाख कुएं बनाने का, जिसमें पठारी विकास के निगम से सपोर्टेड था और जिसमें छोटे किसानों को कच्चे कुओं के लिए अनुदान मिलता था। तो कोई भी किसान आकर के अपने प्रखंड में लग करके और कुएं की डिमांड कर सकता था। तो रांची के आसपास के क्षेत्र, जैसे आपका बेड़ो हो गया, मखमंदरो है, ब्राह्मबे है, इटकी है, भंडरा है, इस तरह के जगह के बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ लिया। और इस क्षेत्र में चूँकि जो भूजल है थोड़ा अच्छा है, बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, तो लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। और कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पर हैं जो सब्जी खेती में जानी जाती हैं, जो कुछ उस कम्युनिटीज़ ने इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और छोटे किसानों ने तुरंत ही भांप लिया कि सब्जी की खेती में एक अच्छा भविष्य है। बगल में पटना है, बगल में कलकत्ता है, जहाँ से सड़कें जुड़ी हुई है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर सब्जी खेती को बढ़ावा मिला। किसानों ने यह भी समझ लिया कि यहाँ का जो जलवायु है वो सब्जी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल। तो जितने भी जो रबी सब्जियां होती हैं, फूल गोभी है, बंधा गोभी है, मटर है, सलगम है, इस तरह की सब्जियां किसान उगाने लगे और कलकत्ता के बाज़ार ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया। तो यहाँ से उगने वाला आलू, यहाँ से उगने वाला मटर, यहाँ से उगने वाली गोभी, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से
सड़कों के माध्यम से कलकत्ता और पटना के बाज़ार तक पहुंचने लगी, जिससे किसानों में काफ़ी उत्साह जगा। और जो पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे थे उनको लगा कि हम अपने खेतों में, छोटे खेतों में काम करके पैसा बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके बाद से, जिसमें कुओं ने बहुत मदद किया। बरसात में लोग धान की खेती करते थे और धान काटने के बाद में कुएं में जो पानी है उसमें छोटा सा पंप लगा करके, डीजल वाला, केरोसिन वाला पंप लगा करके सब्जी खेती पे उतर गए, जिससे काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला इस क्षेत्र में सर। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि कृषि तो एक है, एक परिवर्तन का, विकास का, रोज़गार का। पहले तो कृषि ऐसा होता था कि चलो भाई अन्न मिल गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो खेती जो है वो विकास के लिए भी ज़रूरी है, हमारा डेवलपमेंट भी हो सकता है, हमको उसमें रोज़गार भी मिल सकता है, ऐसा कुछ लोग सोच करके अब काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन आया है काफ़ी, क्योंकि पहले किसान को लोग जीविका का साधन मानते थे। बस जो कुछ नहीं कर रहा है तो वो खेती करना है और खेती करके मुझे किसी तरीक़ा से जीवित रहना है और दूसरे मौके तलाशने हैं। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं कहीं बाहर नौकरी करने के लिए या कहीं मजदूरी करने के लिए चला जाऊंगा, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खेती कर रहे हैं और अपना अनाज से पेट भर रहे हैं। वहाँ से जब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी खुली, लोगों का काफ़ी जुड़ाव हुआ बाहर से, लोगों का एस्पिरेशन काफ़ी बढ़ गया है। अभी लोग जैसे लोग चाहते हैं कि उनके जो सपने हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी कर सकते हैं, और खेती इसमें कैसे उनकी मदद कर सकता है। ये हो भी रहा है। हाँ, ये काफ़ी हो रहा है। काफ़ी हमने देखा है गांव के जो युवा हैं और महिलाएं हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिला है 2000 के बाद से, जब स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू हुआ और सरकार ने काफ़ी मदद करी, महिलाएं आपस में इकट्ठा होने लगी, हर हफ्ते उनकी मीटिंग होने लगी, तो बचत के साथ में आजीविका बढ़ाने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए चर्चा होने लगी। बहुत सारी संस्थाएं आई उनको मदद करने के लिए और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिली। तो इसमें क्या मतलब अशोक जी, ग्रामीण आधारभूत संरचना में भी कुछ परिवर्तन दिख रहा है? जी, खासकर सड़कें बनी हैं जी। अगर पिछले 10-15 साल में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का काफ़ी विकास हुआ है, बिजली पहुंची है गांव-गांव तक। अच्छा, बहुत सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक संस्थाएं आनी शुरू हो गई है, सरकार की पहुंच ब्लॉक स्तर तक बढ़ी है, तकनीक का हुआ है, और साथ में जो डिजिटल एक्सेस हुआ है, लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया है, इंटरनेट आया है, लोग उससे देख कर काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं और इससे काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। लोगों की आकांक्षा बढ़ी है, उत्सुकता बढ़ी है, लोग जानकारी तलाशना चाह रहे हैं कौन हमारी मदद कर सकता है। और पहले हमें जाकर उनको रीच आउट करना पड़ता था, अभी वो आकर के पहुंच रहे कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधारभूत संरचनाओं का जो विकास हुआ है, इससे लोगों का एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, नया मौका मिला है अपने को एक्सप्रेस करने का लोगों को। तो ये जो तो क्या कृषि जैसे है, कृषि या पशुपालन है, तो एक स्थान तक जा कर के वो रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसके साथ और क्या ऐड किया जाए जिससे आने वाले समय में इसको सस्टेन, इस डेवलपमेंट को इसी तरह बनाए रखा जा सकता है? जी, क्योंकि खेती जब होती है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ रही है जी। और कृषि की एक सीमा है, एक सीमा तक जाएगा, एक उत्पादन होगा, जमीन से कुछ उत्पादन होगा, उस उत्पादन को लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ विक्रय के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद शुरू होता है जो दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे मौके तैयार करता है ये एडिशनल जो अधिक उत्पादन हो रहा है इससे। पहला तो उस उत्पादन को हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है अभी छोटे छोटे राइस मिल आ गए हैं, जो लोग धान उगा करके जिस धान को 20 रुपया 15 रुपया में बेच दिया करते थे, चावल में अगर चावल बन जा रहा है तो उसकी कीमत डबल हो जाती है, 30 रुपया 35 रुपया हो जाता है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में खेत के नज़दीक में मूल्य संवर्धन हो रहा है, सब्जियां जमा हो रही है, उग रही हैं, उनको इकट्ठा करके, उनको छटाई करके, पैक करके आगे भेज दे रहे हैं, तो एक मूल्य संवर्धन हो रहा है। दूसरा, इसके साथ में पशुपालन का विकास होता है। एक बार जब गांव के लोग गांव में रुक गए, अब उनको पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना है, गांव के लोग गांव में रुक गए तो दूसरे आर्थिक गतिविधि शुरू करते हैं, जैसे पशुपालन होना शुरू होता है, डेयरी का विकास होता है, दूध देने वाले जानवर लोग रखने लगते हैं, बकरियों की संख्या बढ़ जाती है वहाँ पे। और उसके साथ में जो दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, तो अब उनके पास पैसा आने लगा है तो वो डिमांड करते हैं दूसरी चीज़ें। तो बाकी समुदाय के लोग हैं उनका काम मिलता है, जैसे चाहे लोहा का काम करने वाले लोग हैं, मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए भी उनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आपने एक बात कही कि जैसे चावल लोग उत्पादन करते थे, अब वो धान उत्पादन करते थे, तो धान अपने बेच देते थे, तो अब वो चावल बेच रहे हैं। तो अब एक चावल निकालने वाले को भी तो एक रोजगार मिल रहा है ना वहाँ स्थानीय स्तर पर। तो ये भी एक मौका, एक डेवलपमेंट है। इसी प्रकार से और चीज़ों में भी तो विकास
देखने को मिल रहा होगा। डेफिनेटली, जैसे पोल्ट्री का बढ़ा है, चाहे जो छोटे किसान हैं जो बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम पर कुछ मुर्गियां पालते हैं, या कमर्शियल ब्रॉयलर भी है, उस तरह के मॉडल्स आ गए हैं कि गांव के ग्रामीण 300-400 मुर्गियों का एक बैच ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करते हैं, या फिर जो देसी मुर्गी है उसका पालन करते हैं। जहाँ थोड़ा पानी की सुविधा है वहाँ पर बतख पालन शुरू हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे रोजगार के अवसर आने लगे हैं। तो मूल बात यही हुई कि जब खेती बढ़ती है तो लोग गांव में रुकते हैं, पलायन नहीं होता है। पलायन नहीं होता है तो वो समय गांव पे टिक करके लोग नए मौके तलाशते हैं और अपने विकास के लिए, गांव के विकास के लिए अपना एनर्जी लगाते हैं। आपके मतलब आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? जैसे हम झारखंड के 5 जिलों में काम कर रहे हैं। जैसे रांची जिला में हम हैं, हम पलामू ज़िले में हैं, हम आपके वेस्ट जो पश्चिमी सिंहभूम है वहाँ पर हैं, हम रामगढ़ ज़िले में हैं और हम सिमडेगा ज़िले में। ऐसे 5 जिलों में हमारी टीम है और वो हम वहाँ पर किसानों के साथ में काम करते हैं। क्या करते हैं अभी आप उनके साथ? तो हम जो ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन है, इसकी सोच है कि अगर गाँव को विकास करना है तो समाज, सरकार और बाज़ार तीनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। समाज, सरकार और बाजार, ये तीनों की थोड़ा व्याख्या करिए जी। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम अभी तक जो किसानों की बात कर रहे थे, महिला समूहों की बात कर रहे थे, जो गांव के यूथ हैं, युवा हैं, उनकी बात कर रहे थे। तो इन तीनों के साथ में उनके लिए मौके तलाशना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ करके आपके जो आकांक्षाएं हैं, आपके जो एस्पिरेशंस है, उसको पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हों। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समुदाय खुद से कर सकता है, तो वो काम तो कम से कम करें, और बाकी कुछ चीज़ों के लिए उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत पड़ सकती है तो उस मदद के लिए एक्टिवली वो आगे बढ़ें कि वो मदद उन्हें सरकार कर सकती है या उनसे बाजार कर सकता है। दूसरा, हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, तो समाज, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लोगों का बेटरमेंट करने के लिए। किसानों के लिए योजनाएं हैं, यूथ के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, विकलांगों के लिए योजनाएं हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, बहुत सारी योजनाएं, एकदम टारगेटेड योजनाएं हैं। तो कैसे ये समुदाय आगे बढ़ करके इस योजना को में शामिल हो सकता है, उनके लाभ ले सकता है। और हम सरकार के साथ भी काम करते हैं कि सरकार कैसे इन प्रोग्राम्स की डिलीवरी को बेहतर कर सके। तो जैसे अभी सरकार ने मैया सम्मान योजना का लॉन्च किया है, जो इससे महिलाओं का काफ़ी लाभ हो सकता है। तो कैसे करके इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके, उसके लिए हमारे साथी जो हैं सरकार के साथ मिल करके काम करते हैं। मनरेगा में जैसे पहले मजदूरी का काम होता था, अभी मनरेगा से बिरसा हरित ग्राम योजना चल रही है, जिसमें छोटे छोटे किसान आम बागवानी कर रहे हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे कलीग हैं जो ग्रामीण विकास विभाग के में रह करके और वहाँ के अफसरों के साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि प्रोग्राम की डिलीवरी बेहतर हो सके, प्रोग्राम का क्रियान्वयन बेहतर हो सके। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं उसको सही रूप से कैसे जमीन पर उतारा जाए, जी, ये भी आप कर रहे हैं जी, कि कैसे सप्लाई साइड को हम बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा रहा बाजार का बात। तो बाजार बहुत समय तक गांव तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे किसान उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि छोटे किसान की डिमांड भी छोटी है और उनका सप्लाई भी छोटा है। तो जो मेन स्ट्रीम मार्केट है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो बिचौलिए आ जाते हैं और जिसके चलते जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कैसे करके हम उस किसानों को संगठन कर सकते हैं, वही और एग्रीगेट टमाटर जैसे है जी, वो 40 रुपये 50 रुपये भी होता है, कभी 10 रुपये 5 रुपये है। बिल्कुल ठीक बात है। तो और किसान के पास माने इतना कम भी नहीं है कि वो लोकल बाजार में बेच सके और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो खुद से कलकत्ता भेज सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे लोकल एरिया में एग्रीगेट कर सकते हैं चीज़ों को और बाजार से उनको संपर्क बढ़ा सकते हैं कि फलाने गांव में जाकर के देखिए 10 टन टमाटर है। तो अगर किसी गांव में 10 टन टमाटर है तो कलकत्ता का व्यापारी भी इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन अगर 5 क्विंटल है तो शायद जो लोकल कमीशन एजेंट है वो इंटरेस्टेड होगा। तो कैसे करके हम बाज़ार को गाँव तक पहुँचा सके और गाँव के समुदाय को बाज़ार से जोड़ सकें, तो इसको लेकर के भी काम करते हैं। और उसके लिए जो कृषि उद्यमी हैं उनका चयन होता है, उनका ट्रेनिंग होता है, और ये जो कृषि उद्यमी हैं, जो लोकल युवा हैं, ये एग्रीगेशन माने इकट्ठा करना और मार्केट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बीच में ये आपने एक नया चीज़ डेवलप किया है, कृषि उद्यमी। तो बहुत अच्छी बात तो है। वो कृषि को उद्यम के रूप में देखते हैं, बिजनेस के रूप में देखते हैं, न कि सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा रहने का साधन। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि जो गांव का विकास करना है तो समाज, सरकार, बाजार तीनों को साथ में करना पड़ेगा। और इसमें सरकारी योजनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर आधारभूत संरचनाएं को मिलने के लिए, सिंचाई के लिए, कहीं पर इकट्ठा करने के लिए कोई केंद्र चाहिए उसके लिए, या हमें ड्रिप चाहिए, मल्च चाहिए, नई तरह की खेती चाहिए। तो सरकार की योजनाओं से भी उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि छोटे किसान
बाजार से जुड़ सकें और अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें। आप लोग भी कोई ट्रेनिंग है, कोई ऐसा है, जैसे कृषि उद्यमी की बात कही, या एग्रीकल्चर की बात कही, या आर्टिजन की बात कही, या पशुपालन की बात कही, तो ऐसे कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग देते हैं या करवाते हैं? जी, क्योंकि जो किसान हैं उनकी आकांक्षाएं अलग अलग है। कुछ किसान हैं जो बहुत उन्नत किस्म की खेती करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खेती करके कैसे 2 लाख 5 लाख रुपया कमा सकें, तो उनको उस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक फार्मर फील्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि गाँव में फार्मर फील्ड स्कूल क्रिएट किए गए हैं, वहाँ पर उन किसानों को आधुनिकतम तकनीक की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे कलीग्स हैं हमारे साथी हैं जिन्होंने कृषि की पढ़ाई की है, वो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, और साथ में जो कृषि विश्वविद्यालय है या जो आत्मा की जो ट्रेनिंग होती है उनसे उनको जोड़ते हैं। सेम चीज़ कुछ यूथ हैं जो खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन गांव के बच्चियां हैं वो चाहते हैं मैं टीचर बनूंगी या मैं नर्स बनना चाहती हूं, या गांव के लड़के बोलते हैं नहीं हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम मिल सकता है क्या, हम कुछ तकनीकी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो उसके लिए जो DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजनाएं हैं और जो पैन IIT रीच फॉर इंडिया प्रोग्राम है, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। और जो बच्चे इस तरह के प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको इस तरह के प्रशिक्षण में उनको शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इन संस्थानों के कलीग गांव में जाकर के बात रखते हैं कि आप आइए और इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। तो किसानों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराते हैं, और साथ में जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो कृषि के इतर अपना जीविका बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्रशिक्षण के लिए प्रोग्राम होते हैं। और इसके लिए गांव में एक क्या बोलेंगे उनको, एक रिसोर्स पर्सन जैसा ग्रामीण होते हैं, उनको सारथी बोलते हैं। जैसे सारथी एक रथ को हाँकता है, तो वो युवा को एक गाइडेंस दे सकता है कि आपके लिए कौन सा चीज़ बेहतर होगा। आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए या आपको हार्ड स्किल चाहिए, या आप टीचिंग के लिए बेहतर हैं, या आपको नर्सिंग करना चाहिए, या आप तकनीकी जानकारी में जाना चाहते हैं। तो एक टेस्ट करके, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिससे उस युवा की जो प्राकृतिक रुझान उसका पता चलता है और उसको उस कोर्स की तरफ में उनको जोड़ा जा सकता है। तो ये आपके द्वारा मतलब रहता है कि वो खुद ब खुद गाँव में होता है? नहीं, वो गांव में होने के लिए जो लोकल युवा हैं उनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा। और एक छोटा सा केंद्र भी होता है, उसको हम लोग युवा हब बोलते हैं। तो जैसे एक क्लब जैसा होता है कि जहाँ पर युवा जा सकते हैं और मदद मांग सकते हैं कि मुझे प्रशिक्षण चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाऊँ। मैं नर्स बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई बताए कहाँ पर अच्छे प्रशिक्षण मिल सकता है और कहाँ मुझे रोजगार का साधन हो सकता है। तो इस तरह के पंचायत स्तर पर इस तरह के केंद्र हैं, और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है SHG का, वहाँ पर इस तरह के केंद्र की व्यवस्था की जा रही है, जो लोकल स्तर पर ही चलता रहे और ये हम पर निर्भर ना रहे। कल को जब हम वहाँ से बाहर भी आ जाएं तो ये केंद्र फंक्शनल रहेगा, ये केंद्र वहाँ पर चालू रहेगा। तो ये आपके द्वारा जो 5 डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के चलाए जा रहे हैं वही हैं कि अन्य जगह भी आप लोगों ने कुछ ऐसा डेवलपमेंट? अभी हम लोगों ने ये 5 जिले में शुरू किया है, और आगे क्या योजना ये है कि कैसे हम सरकार की अन्य योजनाओं के साथ इसको जोड़ सकें। और जो जैसे झारखंड में JSLPS है, तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस होते हैं उनके साथ बाद में हम जोड़ सकें। तो अभी हम ये 5 जिलों में इसका एक मॉडल करके देख रहे हैं, पायलट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये सरकार के माध्यम से बाकी जिलों में भी इसको किया जाएगा। अच्छा अशोक जी, जब ये सब सारी बातें हम सुनते हैं, जब जो आपने बताया, तो ऐसा लगता है कि आपकी तो पढ़ाई लिखाई, जो आपका जो बायोडाटा था वो तो बहुत बढ़िया है, और आप कहीं वो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी थे, साइंटिस्ट थे। तो आप ये सारी चीज़ों के बाद भी आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्यों चुना? जी, क्या आपके मन में कैसी प्रेरणा, कहाँ से प्रेरणा इस प्रकार की? इस सवाल के लिए धन्यवाद। मैं एक्चुअली ग्रामीण परिपेक्ष से ही आता हूँ। मेरा घर, मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बुंडू के पास राहे बोल के एक ब्लॉक है, वहाँ से है। और मैंने पढ़ाई तो रांची से की है। गाँव अपना वहाँ है। तो बचपन वहाँ बीता। कौन सा गाँव है? राहे बोल के। राहे, अच्छा। तो बचपन तो वहाँ बीता, लेकिन पढ़ाई के लिए हम लोग रांची आ गए, और पढ़ाई करने के बाद में मुझे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला, और मैंने वहाँ पर से मास्टर्स किया, MSc की डिग्री ली प्लांट पैथोलॉजी से। लेकिन पढ़ाई के दौरान मैं सोचता था कि एग्रीकल्चर पढ़ के मुझे करना क्या चाहिए। ये पढ़ाई मैंने की है, लेकिन मैं करूँगा क्या, इस पढ़ाई का कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे बहुत सारे साथी जो बैंक की तैयारी करते थे, या सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, या बाजार मार्केट में जाकर के डिफरेंट कंपनियों के खाद बीज के यहाँ पर काम करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि ये जो नई तकनीक मैं सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो मुझे किसानों के साथ काम करने का मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ मैं किसानों के साथ में डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। तो
97 में मास्टर्स करने के बाद में मुझे प्रधान में के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने 20 साल उनके साथ बिताया, जहाँ पर किसानों के साथ मैंने काम किया, और वहाँ जा कर के मुझे पता लगा कि जो तकनीकी जानकारी मुझे मिली है, मैं किसानों के साथ सीधा काम कर सकता हूँ और उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए काम कर सकता हूँ। इसी बीच मुझे फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला था। मैंने 1 साल वहाँ काम किया, तो मेरे पास दुविधा की स्थिति थी। ये काफ़ी वो आत्मसंतुष्टि नहीं हो पा रही थी। मैंने दोनों ही चीज़ें थी। वहाँ भी एक काफ़ी यूजफुल काम है, वहाँ भी आप तकनीक का विकास करेंगे और किसानों के साथ काम करेंगे। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास समय तो सीमित है, तो इस समय का उपयोग मैं तकनीक विकास करने के लिए करूँ या किसानों के साथ काम करने के लिए करूँ। तो मुझे लगा कि तकनीक के बजाय इंसानों के साथ काम करना मुझे ज़्यादा भाता है। तो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ करके फिर वापस किसानों के साथ काम करना चुना और वापस किसानों के साथ काम करना शुरू किया। और इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें होती है। एक है कि आप अपने आप को भी टेस्ट करते हैं कि आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो क्षमताएं हैं, वो कितनी यूज़फुल हैं, कि आप सही में किसानों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, वो सीधा देखने को मिलता है। तो जब किसान बोलते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है, महिलाएं बोलती हैं कि हम बेहतर किसान बन रहे हैं, हम मार्केट से जुड़ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ हमने अपने समय का सदुपयोग किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक राहे गांव से निकल करके और वहाँ से आ करके और पूरे झारखंड में अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी व्यवस्था को और अपनी तकनीक को जो आपने सीखा जाना उसको लोगों को बता रहे हैं, और उससे लगता है कि लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। जी, कुछ उदाहरण भी आपके पास में हैं जिसको, जैसे आपके पास में ऐसा कोई उदाहरण हो जी, जो प्रेरणा दे लोगों को? मैं कुछ नाम लेकर के भी बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। कि रांची के पास अनगढ़ा एक ब्लॉक है, अनगढ़ा ब्लॉक में धुरलेटा बोल के एक गांव है, और उस गांव में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उस गांव में आज के दिनों में ऐसा हुआ है कि पूरा गांव जो है, पूरा का पूरा गांव जैविक है, कोई भी रासायनिक चीज़ों का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो कृषि की सारी तकनीकें आपको मिलेंगी। वहाँ पर देखेंगे लोगों ने जो हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांटेशन बोलते हैं, अति सघन फलों का बगीचा है। 1 एकड़ में 100 से ज़्यादा आम के पौधे लोग लगाते हैं, उसके बीच में फसलें भी उगा रहे हैं। वहाँ पर पॉली हाउस, नेट हाउस, नर्सरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। और एक किसान जिसे वहाँ पर हरिचरण जी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में मिल करके साल में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये की खेती करते हैं। उनके पास अपनी छोटी सी ज़मीन है, लेकिन बाकी ज़मीन जो खाली थी उसको उन्होंने लीज में लिया है और वहाँ पर वो खेती करना शुरू किए हैं। बेड़ो के पास में चिल्दरी बोल के एक गाँव है, वहाँ की प्रियंका कुमारी हैं। अच्छा, युवा है वो युवा हैं, वो काफ़ी युवा हैं अभी, और उन्होंने अपने ज़मीन पे करीब 2 एकड़ ज़मीन में खेती करना शुरू किया है। और वो स्ट्रॉबेरी उगाती हैं, वो ब्रोकोली उगाती हैं, वो मटर उगाती हैं और इकट्ठा करके कलकत्ता तक बेचती हैं। अभी जा करके उनको मुंबई से एक बुलावा आया, वहाँ पर जा करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, जो स्ट्रॉबेरी उन्होंने यहाँ उगाई थी, जो मटर उन्होंने यहाँ उगाया था, जो ब्रोकोली उगाया था, जो पीले रंग के गूदे वाला शकरकंद होता है, भूसोना कहते हैं उसको, वो लेकर के वो मुंबई गई और एक 5 सितारा होटल में उन्होंने अपने प्रोडक्ट से खाना बना करके लोगों को खिलाया। तो एक तो उनको आर्थिक उन्नति हो रही है, लेकिन साथ में समाज में और बाकी समाज उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक प्रतिष्ठा है। हाँ, तो उनके लिए पहला अनुभव था कि बॉम्बे में जा करके एक 5 सितारा होटल में उनके प्रोडक्ट्स को कैसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बना के खिला रही हैं। तो ये मौके क्रिएट होते हैं जो इस तरह के जिन किसानों ने तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिन किसानों ने अपने पे भरोसा रखा है और अपने सपनों को जिया है, तो अब उनके लिए एक अलग मौके क्रिएट हो रहे हैं और ये उदाहरण बन रहे हैं। इसको देखा देखी बाकी महिलाएं, बाकी किसान भी जुड़ रहे हैं कि अच्छा प्रियंका इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, आपके साथ लोग जुड़ते कैसे हैं या जुड़े कैसे? कोई इंटीरियर में बैठा हुआ है, वो कैसे आपके साथ जुड़ता है जी, या कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? हमारे जैसे हमने कहा कि जो ज़िले हैं उसमें से कुछ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक में हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ हमारे जैसे मेरे जैसे हमारे कलीग्स हैं वहाँ रहते हैं और वो उसी ब्लॉक में रह करके वहाँ पर काम करते हैं। जैसे मैंने अनगढ़ा का नाम लिया, अनगढ़ा जाएंगे तो अनगढ़ा में हमारे साथी हैं जो ब्लॉक में उनकी ऑफिस है, बेड़ो है तो बेड़ो में हमारा ऑफिस है, सिमडेगा में कुरडेक केरसई जैसे ब्लॉक जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारे कलीग्स हैं, वहाँ हमारे साथी है, वो उनके साथ किसान जुड़ सकते हैं। दूसरा हम जो SRLM मतलब GSLPS के साथ में भी काफ़ी क्लोजली मिल के काम कर सकते हैं, तो GSLPS के माध्यम से भी हम तक पहुँचा जा सकता है और साथ में मिल करके हम काम कर सकते हैं। हम किसानों का स्वागत करते हैं, हम जो FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है वो हैं, या जो युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो आकर के हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे बस में जितना भी संभव होगा हम उनके साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे। बिल्कुल इंटीरियर है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे आपके साथ जुड़ेगा? जैसे हमारा तो झारखंड आप जानते ही हैं क्योंकि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, तो ऐसे इंटीरियर जगह है जहाँ पर कुछ भी अभी भी काफ़ी दिक्कत है।
क्योंकि नई तकनीक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? एक तो मुझे लग रहा है कितना भी इंटीरियर हो आज के दिनों में हर गांव में स्वयं सहायता समूह है जी, और स्वयं सहायता समूह के ऊपर में एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, VO बोलते हैं उसको, और क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। तो उनके माध्यम से और वो हम तक संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके माध्यम से उनको JSLPS तक उनको अगर जानकारी मिल जाए तो JSLPS के अधिकारी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप उन पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो नज़दीकी प्रखंड है वहाँ पर हमारा जो ऑफिस है उनसे संपर्क कर सकते हैं, या और भी इंटीरियर है, जैसे हम तो कुड्डे कृषि जैसी जगहों पे काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रखंड पे हमारा ऑफिस है, या फिर JSLPS के लोगों के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो और ज़्यादा आसान तरीका है। अच्छा अशोक जी, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी अपनी जर्नी भी बताई आपने, एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया, खास करके पशुपालन के बारे में बताया, और झारखंड का जो मानस है जी, जो प्राकृतिक संरचना है उसमें जो कैसे डेवलपमेंट होता है वो भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से आपने बताया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आज के दिनों में झारखंड जो खासकर जाना जाता है पलायन के लिए, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें बाहर जाना है काम करने के लिए, लेकिन झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो मिट्टी है, पानी है, यहाँ के जंगल हैं, इनमें इतने मौके हैं कि अगर हम सही तरीके से थोड़ा हिम्मत जुटा करके रुकें और मदद मांगें, हेल्प सीख करें, चाहे वो SRLM के माध्यम से हो या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, तो यहाँ पर इतने मौके हैं कि हम अपने जो सपनों को पूरा कर सकते हैं खेती के माध्यम से। अशोक जी, हमारी मिट्टी जो ये है, ये हमारी माँ जो है, अगर हम इसको सही ढंग से पूजा करें और सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें सकारात्मक तरीके से, तो ये हमें सब कुछ दे सकती है। ऐसा आपका जी। बहुत अच्छा अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद, जोहार।